गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी पहला पार्ट पढ़े थे नातेदारी व्यवस्था, जिसमें हमने नातेदारी व्यवस्था का अर्थ जाना था। वीडियो छोटे बनाने का कारण ये है क्योंकि वीडियो का साइज बड़ा होने से उसकी मेमोरी बढ़ती है और अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग पार्ट के द्वारा बनाकर अपलोड किया जाएगा। तो पहले पार्ट में आपने नातेदारी के अर्थ को समझा और दूसरा पार्ट में हमको समझेंगे कि नातेदारी की परिभाषा क्या है। तो नातेदारी को परिभाषित करने से पहले नातेदारी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। नातेदारी से तात्पर्य व्यक्ति के उन संबंधों से है जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये संबंध रक्त पर हो सकते हैं या विवाह पर, अर्थात रक्त और विवाह के द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं उन्हें नातेदारी कहा जाता है। परिभाषाओं के लिए आते हैं तो परिभाषाओं में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है, जैसे रॉबिन फॉक्स, लुइस ड्यूमा, रेडक्लिफ ब्राउन, चार्ल्स विनिक, लूसी मेयर और भी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इनको परिभाषित किया है। तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें सारे परिभाषाओं को याद करना है, लेकिन यहाँ पर बीए की क्लासेस में कोई भी 2 परिभाषाएं जो आपको समझ में आए उसको याद करें तथा उनको लिखें। तो हम पहली परिभाषा देखते हैं चार्ल्स विनिक के अनुसार। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो चार्ल्स विनिक ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था से तात्पर्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों से है जो संबंध वास्तविक या कल्पित वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। उन संबंधों से है जो वास्तविक या कल्पित वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, वास्तविक वंशावली और कल्पित वंशावली क्या है? तो वास्तविक वंशावली से तात्पर्य रक्त मूलक संबंधों से है और कल्पित वंशावली संबंधों से तात्पर्य विवाह, दत्तक पुत्र, राखी भाई बहन से है। इस प्रकार एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। नातेदारी व्यवस्था में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो वास्तविक या कल्पित वंशावली के संबंधों पर आधारित हैं। दूसरी परिभाषा लूसी मेयर के अनुसार, लूसी मेयर ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था वह है जो सामाजिक संबंधों की जैविक अभिव्यक्ति दर्शाती है। सामाजिक संबंधों की जैविक अभिव्यक्ति। जैविक अभिव्यक्ति क्या है? जैसे पिता पुत्र का संबंध, जिसे समाज स्वीकृति देता है। पति पत्नी का संबंध जो विवाह के द्वारा बनते हैं, समाज स्वीकृति देता है। अर्थात सामाजिक संबंधों की जैविक अभिव्यक्ति ही नातेदारी कहलाती है। ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखना है। एक परिभाषा और है रॉबिन फॉक्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रॉबिन फॉक्स ने परिभाषित करते हुए लिखा है, स्वजन के मध्य स्थापित होने वाले संबंध, स्वजन के मध्य में स्थापित होने वाले संबंध, चाहे वह वास्तविक हो चाहे वह कल्पित हो, इन संबंधों को हम नातेदारी कहते हैं। स्वजन क्या है? स्वजन का शाब्दिक अर्थ स्व मीन्स अपने और जन मीन्स लोग, यानी कि अपने लोग जिस संबंध से जुड़े हुए हैं, वह कौन से संबंध, या वास्तविक हो या कल्पित हो। वास्तविक फिर से वही चीज आ गई, वास्तविक मतलब विवाह से, कल्पित वास्तविक मतलब रक्त से संबंधित और कल्पित मतलब विवाह या दत्तक पुत्र संबंधित। तो रॉबिन फॉक्स ने कहा है कि स्वजन के मध्य स्थापित होने वाले संबंध जो रक्त आधारित या विवाह आधारित,
जो वास्तविक या कल्पित हो, ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है। तीनों परिभाषाएं आप लिख ले लीजिए और फिर तीनों परिभाषाओं के सार लिखेंगे कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नातेदारी वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से घिरा हुआ होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। सरल शब्दों में कहें तो नातेदारी रक्त एवं विवाह संबंधों द्वारा बंधे व्यक्तियों की व्यवस्था है। नातेदारी रक्त एवं विवाह के द्वारा बंधे हुए व्यक्तियों की व्यवस्था है। परिभाषा होगी इसकी। अब बात आते हैं नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के प्रकार क्या हैं? तो नातेदारी को सामान्यतः दो प्रकार में, रक्त मूलक नातेदारी और वैवाहिक मूलक नातेदारी। लेकिन किसी किसी किताब में एक तीसरा पॉइंट भी देखने को मिलता है, सांस्कारिक नातेदारी। तो बात करते हैं हम रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी तात्पर्य उन नातेदारों से है या उन संबंधियों से है जो एक ही रक्त से संबंधित होते हैं। एक ही वंशावली पर आधारित नातेदार रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। इसको पुनः आगे और पढ़ें तो यह दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक पितृवंशीय नातेदार और दूसरा मातृवंशीय नातेदार। पितृ से तात्पर्य पिता की ओर से जितने ही व्यक्ति हैं, पिता की ओर से जितने संबंधित नातेदार हैं उनको पितृवंशीय, तथा माता की ओर से जितने संबंधित हैं उन्हें मातृवंशीय नातेदार कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पिता की ओर से कौन सा बात करें, हम खुद ही ले लें, अपने आप को लें, उसमें प्रैक्टिकली लें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे चाचा पिता हैं, पिता के जरिए चाचा जी आए। दादा हैं, पिता के जरिए दादाजी संबंध। बुआ हैं, पिता के जरिए बुआ से संबंध। चचेरा भाई है, वही पिता से संबंधित। तो पिता की ओर से जो संबंधी आते हैं उन्हें पितृ संबंधी नातेदार कहा जाता है। यहाँ पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक के व्यक्तियों को, 5 पीढ़ियों के संबंधियों को नातेदार की श्रेणी में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नातेदार में पिता की ओर से कितनी पीढ़ियां संबंधित होती हैं। तो नातेदारी में पिता की ओर से 5 पीढ़ियों को रखा जाता है। दूसरा आता है मातृवंशीय। तो उसी तरह मातृवंशीय में माता की ओर से 3 पीढ़ियों तक के संबंधियों को नातेदारी की श्रेणी में लिया जाता है। उदाहरण के लिए मामा, मामी, नाना, नानी, ये सारे संबंधी मातृवंशीय संबंधित हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मामा से संबंध किस प्रकार है? रक्त संबंधी है लेकिन कैसा है? मातृ संबंधी। याद रखना है सभी को कि मातृवंशी में 3 पीढ़ियां आती हैं और पितृ संबंधी में 5 पीढ़ियों तक के संबंधियों को रखा जाता है। इन्हें रक्त मूलक नातेदारी कहा जाता है, अर्थात एक ही रक्त या एक ही परिवार से संबंधित व्यक्ति इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा आता है विवाह संबंधी रिश्तेदारी या नातेदारी। जब व्यक्ति का विवाह होता है 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं। परिवार जुड़ने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के संबंधियों से नातेदारी की श्रेणी में बंध जाते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें कि विवाह संबंधी नातेदारी से तात्पर्य वधू पक्ष से संबंधित सभी व्यक्तियों का संबंध वर पक्ष से तथा वर पक्ष के संबंधियों का संबंध वधू पक्ष से जिस रिश्ते से होता है, जिस नाते से होता है, उसे विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। इसको उदाहरण से और अच्छे समझेंगे। जैसे पति की ओर से साला, साली, सास, ससुर, वधू की ओर से देवर, ननंद, जेठानी, सास,
ससुर, ये सारे नातेदार विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो नातेदारी से तात्पर्य दो प्रकार की नातेदारी है, विवाह संबंधी और दूसरा रक्त संबंधी। रक्त में पितृवंशीय, मातृवंशीय। पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक सदस्य और माता की ओर से 3 पीढ़ी सदस्य। विवाह संबंधी वर और वधू के दोनों पक्षों के आपस में जो नातेदारी बनती है उसे विवाह नातेदारी कहते हैं। तीसरा आता है सांस्कारिक नातेदारी अर्थात रिचुअल रिलेशंस। इसके अंतर्गत ऐसे संबंधों को मान्यता दी गई है जिनका जैव के संबंध नहीं है लेकिन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे किसी का पुत्र ना होना, पुत्री ना होना, तब उसके द्वारा दत्तक पुत्र को ले लेना अर्थात गोद लिया हुआ बालक या बालिका, जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है। या कई बार देखा है किसी का भाई नहीं है या किसी की बहन नहीं है तो उसको राखी बांधकर भाई का फर्ज और बहन का फर्ज निभाना पड़ता है या भाई बना दिया जाता है। तो राखी भाई या राखी बहन के आधार पर जो भाई बहन बनते हैं या जो दत्तक पुत्र हैं उन्हें समाज द्वारा स्वीकृति दी गई है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार की नातेदारी सांस्कारिक नातेदारी कहलाती है। तो ये नातेदारी के प्रकार हो गए, इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं नातेदारी की श्रेणियां कि नातेदार की श्रेणियां क्या हैं। श्रेणियां क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि नातेदार की श्रेणियां क्या हैं। तो हम अक्सर घर में देखते हैं, सुनने को मिलता है कि हमारे पास के रिश्तेदार हैं, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो इसी निकटवर्ती और दूरवर्ती आधार पर समाजशास्त्री जीपी मर्डॉक ने अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर में इस दूरस्थ और निकटतम के आधार पर कुछ श्रेणियों का विश्लेषण किया है। जीपी मर्डॉक, इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है ये बुक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। द सोशल स्ट्रक्चर किसकी किताब है? जीपी मर्डॉक की, जिसमें इन्होंने नातेदार की श्रेणियों के बारे में बताया गया है। कितनी श्रेणियां हैं? इन्होंने लगभग 10 श्रेणियों से अधिक श्रेणियों की व्याख्या की है, लेकिन यहाँ पर निकटतम श्रेणियों में इन्होंने मुख्य रूप से 3 श्रेणियों की बात कही है। प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। सर्वप्रथम बात करते हैं प्राथमिक श्रेणी की। प्राथमिक श्रेणी में या प्रथम श्रेणी के नातेदार कहलाते हैं जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध एक दूसरे से सीधा होता है। इनमें कुल नातेदारों की संख्या 8 होती है। प्राथमिक नातेदारी, प्राथमिक नातेदारी तात्पर्य ऐसे नातेदारों से है जिनमें एक दूसरे संबंध प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अंतर्गत कुल 8 नातेदारी आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक नातेदारी में कितनी श्रेणियां आती हैं? तो प्राथमिक श्रेणी में 8 प्रकार के नातेदारों की बात कही गई है, जिसमें एक विवाह पर आधारित होती है और 7 रक्त पर आधारित होती है। याद रखना है यहाँ पर कि प्राथमिक में एक नातेदारी विवाह पर, बाकी 7 रक्त आधारित होती है। विवाह से तात्पर्य पति पत्नी संबंध बना दोनों में, उसके बाद पुत्र हुआ, पुत्री हुई, तो ये संबंध आगे और बढ़ेंगे। तो 8 कौन से हुए? नंबर 1 पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन। इस तरीके से 7 रक्त संबंधी तथा 1 विवाह संबंधी, कुल 8 नातेदार प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं द्वितीयक श्रेणी में। यहां पर द्वितीयक श्रेणी की परिभाषित करते हुए जीपी मर्डॉक ने लिखा है कि जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं उनके जो प्राथमिक हैं वो हमारे द्वितीयक हैं।
हमारे जो प्राथमिक नातेदार हैं उनके जो प्राथमिक नातेदार हैं वो हमारे लिए द्वितीयक नातेदार की श्रेणी में आते हैं। सरल शब्दों में कहें, प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। इसको उदाहरण से देखते हैं। हम बात करते हैं चाचा की। चाचा हमारे किस प्रकार के नातेदार हैं? तो पापा हमारे क्या हुए? प्राथमिक, क्योंकि पिता पुत्र हैं प्राथमिक। और पिता के जो भाई हैं वो हमारे लिए क्या हुए? द्वितीयक। द्वितीयक क्यों हुए? क्योंकि हमारे प्राथमिक हमारे पापा हैं और पापा के प्राथमिक कौन हैं? उनके भाई, जो कि हमारे चाचा हैं। हमने प्राथमिक पढ़ा था भाई भाई, तो पिता और चाचा कैसे हुए? भाई भाई। तो पिता के चाचा कौन हुए? प्राथमिक, इसलिए चाचा हमारे क्या हो गए? द्वितीयक। तो परिभाषा में लिखा था जो हमारे प्राथमिक हैं उनके जो प्राथमिक नातेदार हैं वो हमारे लिए द्वितीयक हैं। एक और उदाहरण, जैसे बुआ। बुआ का संबंध हमारा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो पिताजी हमारे प्राथमिक और पिताजी की बहन हमारे लिए द्वितीयक। क्यों? क्योंकि पिता के लिए बुआ पिता की बहन हुई और हमारे पापा और बुआ कैसे हुए? भाई बहन हुए। तो भाई बहन कैसे हैं? प्राथमिक हैं। अर्थात परिभाषा में लिखा था कि हमारे जो प्राथमिक हैं उनके जो प्राथमिक हैं वो हमारे द्वितीयक कहलाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकली सोचना है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दादा क्या हुए, नाना क्या हुए, मामा क्या हुए, मौसी क्या हुई, कि प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है, तृतीयक कौन है। तो यहाँ पर जीपी मर्डॉक ने द्वितीयक में ये उदाहरण दिए हैं। बात करें मौसी की, तो माता हमारी कौन है? प्राथमिक है। और मौसी कौन है? हमारी माता की। एक और उदाहरण देखते हैं हम कि मौसी का संबंध किस नातेदारी के अंतर्गत आता है। मौसी हमारी माँ की बहन, जो हमारे माँ के लिए कैसे हुई? प्राथमिक हुई, क्योंकि हमारे माँ की बहन माँ के लिए क्या हुई? बहन बहन। परिभाषा में लिखा था हमारे प्राथमिक के प्राथमिक जो हैं वो हमारे लिए द्वितीयक आएंगे। तो माता हमारी प्राथमिक और माता की प्राथमिक बहन तो हमारी क्या हो गई? वो द्वितीयक। तो मौसी हमारी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आती है। तो इस तरीके से द्वितीयक नातेदारी में 33 प्रकार की नातेदारियों का उल्लेख करते हुए जीपी मर्डॉक ने कहा है कि हमारे जो प्राथमिक होते हैं उनके जो प्राथमिक हैं हमारे लिए द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं तृतीयक श्रेणी की। तो जीपी मर्डॉक ने तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत 151 नातेदारियों को सम्मिलित किया गया है। परिभाषित करते हुए लिखा है हमारे प्राथमिक के जो द्वितीयक नातेदार हैं, हमारे प्राथमिक के जो द्वितीयक नातेदार हैं या हमारे द्वितीयक के जो प्राथमिक नातेदार हैं वो तृतीयक नातेदार की श्रेणी में आते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चाची का संबंध किस प्रकार की नातेदारी में आएगा? तो चाची से पहले हम पिता पहुंचेंगे। पिता हमारे क्या हैं? प्राथमिक। चाचा हमारे क्या हैं? द्वितीयक। तो परिभाषित करते हुए लिखा था कि हमारे प्राथमिक के जो द्वितीयक हैं, हमारे प्राथमिक हमारे पिताजी, पिता के जो भाई हैं वो उनके लिए प्राथमिक, और जो भाई की जो पत्नी है वो पिता के लिए द्वितीयक। तो हमारे प्राथमिक पिताजी हुए और प्राथमिक के जो द्वितीयक हैं वो हमारे लिए तृतीयक हुए। या हमारे द्वितीयक कौन है? चाचा। हमारे द्वितीयक के जो प्राथमिक हैं मतलब हमारे चाचा की जो पत्नी है हमारे चाचा के लिए प्राथमिक हो गई, तो हमारे द्वितीयक की जो प्राथमिक है हमारे लिए तृतीयक। परिभाषा प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत सरल है कि तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत वो आते हैं हमारे प्राथमिक के जो द्वितीयक श्रेणी है या जो हमारी द्वितीयक श्रेणी के प्राथमिक हैं। इस प्रकार के नातेदारों को हम तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो नातेदारी को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित करते हुए प्राथमिक श्रेणी जिसमें 8 प्रकार के नातेदार, द्वितीयक नातेदारी जिसमें 33 प्रकार के नातेदार और तृतीयक श्रेणी जिसमें 151 नातेदारियों की बात कही है। अब बात आते हैं वर्तमान समाज में नातेदारी का महत्व। आधुनिक समाज
संयुक्त परिवार से अब एकल परिवार की ओर बढ़ गए हैं। इससे नातेदारी का जो दायरा है अब सीमित हो गया है, लेकिन कदापि इसका अर्थ यह नहीं है कि नातेदारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसका प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन अस्तित्व आज भी है। पति पत्नी का अस्तित्व हमेशा रहेगा, पिता पुत्र का, माता पुत्री का यह अस्तित्व हमेशा ही रहेगा। वर्तमान संदर्भ में इसका महत्व कम हो गया है, लेकिन इसका अस्तित्व कम नहीं हुआ। सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक औद्योगिक समाजों का प्रश्न है, निश्चित रूप से नातेदारी संबंध महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु इसका कदापि अर्थ यह नहीं कि समाजों में नातेदारी व्यवस्था विलुप्त हो गई है। इसका महत्व तो कम हुआ है, लेकिन सरल समाजों जितना इसमें आज महत्व नहीं है। सरल समाजों में आज भी नातेदारी का महत्व बहुत अधिक है। अर्थात हम कह सकते हैं परिवार एवं विवाह की भांति नातेदारी व्यवस्था में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन वह आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। यह आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नातेदारी का अर्थ क्या है हम पहले पार्ट में समझे थे। नातेदारी का परिभाषा क्या है, नातेदारी के प्रकार क्या है, नातेदारी की श्रेणियां क्या है। एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी पीडीएफ, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, आपको हम एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा और सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिकांश छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।